के खिलाफ जंग के लिए अफगानिस्तान बॉर्डर पर। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल आर सुधाकर जी मेरे साथ हैं, इज ए डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हसाम दुरानी साहब भी मेरे साथ कुछ वक्त में जुड़ेंगे पाकिस्तान से लाइव। सर जय हिंद। सबसे पहले सवाल तो सर यही है कि पाकिस्तान में सिविल वॉर की सिचुएशन तो बहुत वक्त से बन रही थी, लेकिन पीओके का रकस, बलूचिस्तान में बीएलएस का अटैक, तहरीक तालिबान के साथ अफगानिस्तान बॉर्डर पर लड़ाई, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रही हैं। लेकिन आसिम मुनीर साहब इसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आंख बंद कर कर बैठे हुए हैं। Amit, hope I'm audible. You can hear me. राइट, आई कैन हियर यू। ओके अमित, सबसे पहले तहे दिल से आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों को शुभकामनाएं। जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरे बधाई। जहाँ तक जो परिस्थिति आपने व्याख्या किए हैं, यस, ये बिल्कुल सही है। आज के दिन में फील्ड मार्शल मुनीर के पास टाइम नहीं है। वो ईरान और यूएस के बीच में जो एमओयू का पीस टॉक और उसके बाद 60 दिन के दौरान जो उसके ब्रास टैक्स डिस्कस करने, फाइनलाइज करने, उसके पीछे लगे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब तो एक सेरिमोनियल हेड की तरह इधर उधर चक्कर काट रहे हैं और कुछ अगर काम करके दिखा रहे हैं तो ये मुनीर साहब की वजह से। लेकिन देश के अंदर मुनीर रहे या ना रहे, बाकी एक आर्किटेक्चर है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर। सवाल ये उठता है, क्या हर चीज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या फील्ड मार्शल करते हैं, या उनके नीचे जो एक हायरार्की बना हुआ है ये अपना अपना जिम्मेवारी निभाते हैं? आंसर आता है कि जो हायरार्की बना हुआ है उनके नीचे जो डेलीगेटेड पावर और अथॉरिटी है, ये सब अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। मुनीर साहब एक एक किस्म का कॉन्सेप्ट, एक डॉक्ट्रिन, एक प्रिंसिपल वो डायरेक्ट करते हैं, जो कि टाइम टू टाइम वो देते रहते हैं। अभी आइए देखते हैं कि ये क्या है, हायरार्की में क्या उनका क्या कमजोरी है जिसकी वजह से दे धमाके बलोच लिबरेशन जो है अटैक करते जा रहे हैं। डेली नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन 20-30 जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के। और आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ आते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर हो रही है। और तालिबान अफगानिस्तान की बात उठाते हैं तो ये जो लेटेस्ट एरियल अटैक के बाद ये भी उन्होंने शुरू कर दिया है कि अपना ड्रोन के जरिए से लॉन्ग रेंज डीप पेनिट्रेशन अटैक, आईएसकेपी, यानी कि जो इस्लामिक स्टेट की बात कर रहा हूँ, खोरसम वाला, ये जो बलूचिस्तान की तरफ जो उनका स्टेजिंग कैंप है, और ये खैबर पख्तूनख्वा में उनका एक स्टेजिंग कैंप है, ये दोनों जगह इसके ऊपर वो अटैक करते हुए रिपोर्ट आ रहे हैं। प्लस दुरान लाइन के ऊपर टाइम टू टाइम ये रिटेलिएशन कर रहे हैं। रिटेलिएशन किसकी? पाकिस्तान का जो एरियल अटैक था उसका जवाब में वो करते आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ तनाव बढ़ते जा रहा है, जैसे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ पे भी परिस्थिति हाथ के बाहर हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली जो यूनिटी हम उम्मीद कर रहे थे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, ये यूनिटी को किसी भी तरह पंजाबाइजेशन करके, इसके अंदर कुछ लोगों को पेनिट्रेट करके, इनका जो यूनिफाइड कमांड या जो गैल्वेनाइज हो रहे थे फोर्स, अभी थोड़ा बहुत मेरे सोच विचार और रिसर्च के मुताबिक दिखने आए हैं कि इनके इनके जो पहले एक अटूट एक संबंध था, एक ग्रुप बन के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एजिटेट कर रहे थे स्ट्रीट के ऊपर, कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा डराव देखने लगा है कि इनका जो लीडरशिप लेवल पे प्रो पाकिस्तानी लीडर होने के नाते आज के दिन में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का जो मोमेंटम और जो दिशा दिख रहा था पहले, पिछले कोई दिनों के अंदर थोड़ा सा बदलाव मेरे को नजर आने लगा है। लेकिन चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, सवाल ये उठता है, क्या हिंदुस्तान इन चीज़ों को देखते रह जाएगा या कुछ इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे मान के उसको एक्सप्लॉइट या कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगा? तो सवाल का जवाब में मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि 1994 में पार्लियामेंट रेजोल्यूशन हुआ था। पार्लियामेंट रेजोल्यूशन के बाद एक कार्टोग्राफिक वॉरफेयर जबरदस्त हुआ है 5 अगस्त 2019 को, जिससे चाइना और पाकिस्तान दोनों हिल गए। काफ़ी भी देश उसमें हलचल मची हुई थी। लेकिन उसके बाद चाइना का जो एक्सटेंडेड स्टैंड अप हुआ है गलवान इंसिडेंट के बाद, उसमें कोई उसका इंटेंसिटी या कोई जो मोमेंटम था कोई कम हुआ ही नहीं।
सिर्फ हिंदुस्तान यही हम बोलते जा रहे हैं कि थॉ है बट सेंसिटिव है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ अगर आप देखते हैं कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल, इसके साथ सियाचिन ग्लेशियर में देर इज नो फायरिंग नाउ, लेकिन आईबी की तरह ये धीरे धीरे सेंसिटिविटी बढ़ते जा रहा है। बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि इन्हीं का ही डीजीआईएसपीआर साहब चंद एक महीनों पहले, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इस बार ये अगर कुछ हमला करेंगे, पाकिस्तान तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट डॉक्ट्रिन ये है कि ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, ये पूर्व की दिशा से, ईस्टर्न फ्लैंक से ये अटैक करेंगे। और कैसे करेंगे, क्या होगा उसका रूप और रंग, ये आने वाले समय में शायद हमें देखने में मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, जितना ओपन सोर्स में मेरे को पढ़ने में मिला है, काफ़ी मजबूती के साथ, काफ़ी डट के हिंदुस्तान की तरफ से काफ़ी सोच विचार गहरा पूरा एकदम सलाह मशवरा करके कंबाइंड एफर्ट, एक होल ऑफ नेशन के एफर्ट से पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर और बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ साथ जगह जगह नए मिलिट्री स्टेशन और रीडिप्लॉयमेंट, रीबैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस किया जा रहा है। प्लस मॉडर्नाइजेशन हो रही है। मॉडर्नाइजेशन मैं तीन चार पहलुओं का हाईलाइट कर सकता हूं। पहले लड़ाई होता था लैंड, सी और एयर के डोमेन से, राइट सर। आजकल साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्पेस से होने लगा है। मैं चौथा एक जोड़ देता हूं जो कम लोग बात करते हैं, ये वेपनाइजेशन ऑफ न्यूरो साइंस। ये यहाँ पे हुआ है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन मैं एक एक अगला एक नया एक हिस्सा में जोड़ना चाहता हूं। वो हिस्सा जो अभी एक काफी अगली फेस के साथ जन्म ले रहा है बांग्लादेश में, वो है रेडिकलाइजेशन। ये रेडिकलाइजेशन का जो फैलाव है, रोहिंग्या मुस्लिम का मदद लेते हुए ये अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर ये कैलिफेट बिछाने की कोशिश जारी है। हो पाएगा कि नहीं मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ एनआईए और हमारा जो नेशनल इंटेलिजेंस अलग अलग जो आर्किटेक्चर और एजेंसीज हैं उनको बधाई देते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, सिर्फ उनका केवल लड़ाई नहीं है, पूरा देश का हर सिटीजन का कुछ ना कुछ इसमें योगदान और ड्यूटी है। सबको अपना अपना ड्यूटी निभाना नेशनल सिक्योरिटी के लिए मेरे ख्याल से आवश्यक है। बैक टू यू अमित। आई हैव अ क्वेरी सर। अभी पीओके में जो चीज़ें चल रही हैं सर, वो कंट्रोल में पाकिस्तान के है नहीं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने बहुत डैमेज किया है, पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। बलूची विद्रोही ने बहुत डैमेज किया, 40-50 इनके सोल्जर्स मारे गए हैं 2 दिन पहले जो अटैक हुआ है। इकोनॉमिक क्राइसिस इनके यहाँ चल रही है। ये सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हैं दे आर सॉवरेन कंट्री और वहाँ पर डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है, लेकिन असल में अंदर की बात हम और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए अभी करो या मरो जैसी स्थिति हो गई है, क्योंकि जनता खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। और ये सिर्फ पीओके की स्थिति नहीं सर, मतलब आप जो मेन पाकिस्तान का एरिया है, चाहे आप रावलपिंडी की बात करें, चाहे आप इस्लामाबाद की बात करें, उन इलाकों में भी बिजली पानी की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है, अनाज की किल्लत है। तो पूरा पाकिस्तान भुखमरी का शिकार है। लेकिन इनका जो पॉलिटिकल रिजीम है, इनके जो आर्मी है, वो नकली मेटल छाती पर लगा के घूमते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वी आर हैप्पी। मैं बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ अमित। मैं तो आप तो फिर भी माइल्ड भाषा में बोल रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि परिस्थिति पाकिस्तान की आज के दिन में ऐसा हो चुका है कि ना कि बराबर, एक देश की बराबर की स्थिति में रहने लायक नहीं है। ये चारों तरफ से पूरा जो वायलेंट एक्टिविटीज़ है बढ़ती जा रही है। अगर आप 2023 से लेके अभी तक आप इसको ग्राफिक्स में चढ़ाएंगे, 2023 और 24 इसको माना जाता था पाकिस्तान में और ग्लोबल इंडाइसिस में कि बुर्सिना फैसो के बाद ये पाकिस्तान नंबर 2 में आता था कि द लार्जेस्ट विक्टिम एज अ टेररिस्ट ऑफ विक्टिम्स। राइट सर। तो ये 2024 को मानते थे उन दिन उसका जो स्टैटिस्टिक्स लेके कि सबसे ज़्यादा वायलेंट एक्टिविटीज़ ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुआ था। अभी ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, आपका गिलगित बाल्टिस्तान का जो सिविलियन अनरेस्ट है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पंजाब और बलूचिस्तान के बीच में जो ये सिंधु नदी से पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है, बलूचिस्तान से लेके और पंजाब के अंदर ला रहे हैं, जैसे बहावलपुर की तरफ डेजर्ट काफी खतरनाक डेजर्ट है उस तरफ। तो राइट वहां सर। पे वो पानी के खिलाफ एक लड़ाई शुरू हो गई है ऑलराइट सर। हिंदुस्तान के अंदर।
और इसी के वजह से वो कहाव बढ़ती जा रही है दोनों स्टेट के बीच में। और चौथा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे मैं खत्म करता हूं कि पाकिस्तान के पास आप इकोनॉमी की बात करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिटिकलिटी की बात करिए, मिलिट्री माइट की बात करिए, हर एक चीजों के ऊपर, और उनका उनका जो द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, इसकी बात करिए, या उनका गवर्नेंस की बात करिए, ये ऑल राइट सारे जनरल चीजों साहब, में बिल्कुल एकदम पूरा धीरे पड़ गए हैं। कहीं पे कोई काबिलियत नजर नहीं ऑल आ राइट रहा जनरल है। साहब, आई एम वेरी सॉरी, आई एम अफ्रेड आई लेफ्ट विद नो